बड़े दिनों की छुट्टी में अब देर नहीं है। जगदीश के मकान का बड़ा हाल मंदिर के लिए और दूसरे सारे कमरे कलकत्ता के मान्य मेहमानों के लिए सजाए जा रहे हैं। स्वयं विलास बिहारी उनकी देखभाल करा रहे हैं। साधारण मेहमानों की संख्या भी कम नहीं है। विलास के मित्रों की रास बिहारी और विजया के मकान में ठहरने की व्यवस्था की गई है। जो महिलाएं आएंगी वे भी वहीं ठहरेंगी। उस दिन सवेरे विजया ने नहाने के बाद नीचे की बैठक के कमरे में घुसते ही देखा परेश एक हाथ से ओली में से मुड़ी निकाल निकाल कर चबा रहे हैं और दूसरे हाथ में रस्सी से बंधी एक बछिया के गले को सहलाता हुआ अपूर्व आनंद का अनुभव कर रहा है। बछिया भी आराम से आंखें मूंदे गर्दन ऊंची किए सेवा ग्रहण कर रही है। यह कहना कठिन है कि इन दो विजातीय जीवों की सहृदयता के साथ विजया के अंतरी सघन पीड़ा का क्या संबंध था, लेकिन देखते देखते अनजाने ही उसकी आंखें आंसुओं से भीग गई। इस मकान में यही लड़का उसका सबसे अधिक आज्ञाकारी था। उसने आंखें पोंछकर उसे पास बुलाया और बड़े स्नेह से कहा, हाँ रे परेश, तेरी माँ ने तुझे क्या यही धोती दी है? छी, यह भी कोई किनारी है रे। परेश ने गर्दन तिरछा करके कनखियों से अपनी धोती की किनारी के साथ विजय की साड़ी की बढ़िया चौड़ी किनारी का मन ही मन मिलान कर लिया और अत्यंत क्षुब्ध हो उठा। उसका भाव समझकर विजया ने अपनी किनारी दिखाकर कहा, ऐसी ना हुई तो क्या तुझे अच्छी लगेगी? क्या कहता है रे? परेश ने हाँ में हाँ मिलाई। अम्मा कुछ भी तो खरीदना नहीं जानती, विजया ने कहा, लेकिन तुम्हें ऐसी ही एक धोती खरीद कर दे सकती हूँ अगर तू। लेकिन अगर से परेश का मतलब नहीं था। उसने लजीली हंसी से मुंह को कान तक फैलाकर पूछा, कब ले दोगी? ले दूंगी अगर तू मेरी एक बात सुने। कौन सी बात? विजया ने कुछ सोचकर कहा, लेकिन तेरी माँ या कोई और सुन लेगा तो तुझे पहनने नहीं देगा। इस संबंध में परेश किसी को भी बाधा को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने गर्दन हिलाकर कहा, अम्मा जानेगी कैसे? तुम बोलो ना, मैं अभी सुनूंगा। विजया ने पूछा, दिगड़ा गाँव जानता है? परेश हाथ उठाकर बोला, दिगड़ा तो वह रहा, वहाँ तो मैं कोसे की तितलियाँ खोजने कई बार गया हूँ। वहाँ सबसे बड़ा मकान किसका है जानता है? बामनों का ही तो है। अभी पर साल ही तो ताड़ी पीकर वह छत से कूद पड़े थे। वहीं तो गोविंद की गुड़ बतासे की दुकान है। गोविंद क्या कहता है जानती हो माँ जी? कहता है सब चीज़ें महंगी हो गई है, एक धेले में अब 2.5 गंडे बतासे नहीं मिलेंगे, बस 2 गंडे मिलेंगे। लेकिन अगर तुम एक साथ 1 पैसा मंगाओ माँ जी तो मैं 5.5 गंडे ला सकता हूँ। विजया ने कहा, तू 2 पैसे के बतासे खरीद कर ला सकेगा? परेश बोला, एक साथ में पैसे के 5.5 गंडे गिन लूँगा और बोलूँगा, दुकानदार इस हाथ में 5.5 गंडे और गिन दे। गिन देगा तब कहूँगा माँ जी ने कहा है 2 रुकने में दे, तब दोनों पैसे उसके हाथ में दे दूँगा, ठीक है ना? विजया ने कहा, हाँ तब पैसे देना और साथ ही दुकानदार से पूछ लेना कि उस बड़े घर में जो नरेंद्र बाबू रहते थे वो कहाँ गए। कहना भी वह जिस मकान में रहते हैं मुझे बता सकते हो। क्यों रे, पूछ लेगा ना? परेश ने सिर हिलाते हिलाते कहा, अच्छा पैसे दो, मैं दौड़कर अभी लिए आता हूँ और मैंने जो पूछने को कहा है सो भी पूछ लूँगा। बतासे हाथ में लेते ही भूल तो नहीं जाएगा? परेश हाथ बढ़ाकर बोला, तुम पहले पैसे दो ना, मैं दौड़ कर जाऊँ। और तेरी माँ अगर पूछे कि परेश कहाँ गया था तो क्या बताएगा? परेश ने महाबुद्धिमान की तरह हंसकर कहा, मैं बता दूंगा कि बतासे का दोना इस तरह झोली में छिपा कर कहूँगा, माँ जी ने भेजा था वह बामनों के यहाँ नरेंद्र बाबू का पता लगाने। तुम दो ना पैसे। विजया हंस पड़ी, तू कैसा पागल लड़का है रे परेश, माँ से कही झूठी बात कही जाती है। पूछने पर यही कह देना कि बतासे लेने गया था। लेकिन देख, दुकानदार से यह बात पूछकर आने की बात ना भूल जाना, नहीं तो धोती नहीं मिलेगी, बताए देती हूँ। अच्छा, कहकर परेश ने पैसे लेकर तेजी से चले जाने पर विजया उसी ओर सूनी नज़रों से देखती हुई चुप खड़ी रही। जिस समाचार को जानने के कौतूहल में रत्ती भर भी अवास्तविकता नहीं है, जिसे वह किसी आदमी को भेजकर बहुत दिन पहले ही आसानी से जान सकती थी, वही क्यों आज उनके लिए इतने बड़े संकोच का कारण बन गया है। एक बार गहराई से सोचने पर जो लुका चोरी की लज्जा से आज वह खुद ही मर जाती, लेकिन लज्जा शायद उसकी चिंताधारा में अनजाने ही मिलकर एकाकार हो गई थी। इसलिए उसे अलग करके देखने की जो दृष्टि किसी भी समय उसकी आंखों में थी, वह आज उसे याद ही नहीं आया। विजया को कई चिट्ठियां लिखनी थी,
समय बिताने के लिए वह मेज के पास कागज कलम लेकर बैठ गई, लेकिन बातें ऐसी अस्त व्यस्त और असंबद्ध होकर मन में आने लगी कि ढेर सारे कागज फाड़ फाड़ कर फेंक देने पड़े और अंत में कलम रख देनी पड़ी। परेश भी दिखाई नहीं दिया। मन की चंचलता को ना दबा सकने के कारण विजया छत पर चढ़कर उसकी राह देखने लगी। बहुत देर बाद वह जल्दी जल्दी नदी के रास्ते आता दिखाई दिया। विजया कांपते पैरों और शंका से भरा मन लिए नीचे उतर के ज्यों ही बाहर के कमरे पर पहुंची, त्यों ही लड़का बतासे का दोना झोली में छिपाए चोर की तरह दबे पाँव आया और बोला, 2 पैसे के 12 गंडे लाया हूँ माँ जी। विजया ने डरे मन से पूछा, और दुकानदार क्या बोला? परेश फुसफुसाकर बोला, उसे पैसे में 6 गंडे की बात किसी को बताने को मना कर दिया है। वह बोलता क्या था जानती हो माँ जी? विजया ने रोक कर कहा। और उन ब्राह्मणों के यहाँ के नरेंद्र बाबू की बात? वह वहाँ नहीं है, कहीं चले गए हैं। गोविंद कहता क्या था जानती हो माँ जी? 12 गंडे। विजया ने बिगड़कर रूखे स्वर में कहा, ले जा अपने 12 गंडे बतासे मेरी आंखों के सामने से। यह कहकर वहाँ से हट गई और खिड़की के सींचे पकड़कर बाहर की ओर देखने लगी। इस असंभावित रूखेपन के कारण लड़के का मुंह निकल आया। सोचकर उसके पछतावे की सीमा नहीं रही कि वह इतनी जल्दी गया और आया। 11 गंडे की जगह उसने कितनी चतुराई से 12 गंडे का सौदा किया, तो भी माँ जी को प्रसन्न न कर सका। उसके दोनों हाथों में लिए उदास चेहरे से कहा, इससे अधिक तो उसने नहीं दिए माँ जी। विजया ने उत्तर नहीं दिया। बिना देखे वह लड़के की हालत जान रही थी, इसलिए पल भर बाद बड़े प्यार से बोली, जा परेश, ये सब तू खा ले। परेश ने डरते हुए पूछा, सब? विजया ने मुंह फिराए बिना ही कहा, हाँ सब, मुझे ज़रूरत नहीं है। परेश ने समझा माँ जी नाराज़ है। कुछ पल चुप रहते ही उसे धोती की बात याद आ गई। फिर एक और बात याद हो आई। धीरे से बोला, भट्टाचार्य जी से पूछा हूँ माँ जी। कौन भट्टाचार्य जी? क्या पूछाएगा? उत्सुकता से यह पूछते ही विजया मुंह फिराकर रुक गई। मुंह की बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि बरामदे के ठीक सामने ही नरेंद्र दिखाई पड़ गया। दूसरे ही पल उसने कमरे में पैर रखकर हाथ उठाकर विजया को नमस्कार किया। परेश बोला कि कहाँ गए हैं नरेंद्र बाबू? विजया को नमस्कार का उत्तर देने का अवसर भी नहीं मिला। लज्जा से सारा चेहरा लाल करके अत्यंत व्यग्र होकर बोल उठी, अच्छा जा जा, अब और पूछने की जरूरत नहीं है। परेश ने समझा यह भी क्रोध की बात है। दुखी स्वर में बोला, काने भट्टाचार्य जी तो उनके बगल के मकान में ही रहते हैं माँ जी, गोविंद दुकानदार ने कहा। विजया ने रुखी हंसी हंसकर कहा, आइए बैठिए। फिर परेश की ओर देखकर कहा, तू अब जा ना परेश, जरा सी तो बात है, किसी और दिन पूछाना, इस समय जा। परेश के चले जाने पर नरेंद्र ने पूछा, आप नरेंद्र बाबू का समाचार जानती है? वह कहाँ है? यही ना। अगर स्वीकार ना कर पाती विजया बच जाती, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी। किसी प्रकार मन की लज्जा दबाकर बोली, हाँ सो किसी और दिन जानने को भी चला जाएगा। नरेंद्र ने पूछा, क्यों, कोई आवश्यकता है? उसने कानों में प्रश्न उपहास जैसा सुनाई पड़ा। बोली, आवश्यकता के बिना क्या कोई किसी समाचार जानना चाहता है? कोई क्या चाहता है क्या नहीं उसे छोड़िए, लेकिन उससे तो आपका सारा संबंध समाप्त हो गया, फिर क्यों उसका पता लगा रही हैं? क्या सारा कर्ज नहीं चुका? विजया दुखी हो उठी। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। नरेंद्र भी आंतरिक उद्देश्य को नहीं छिपा सका। दोबारा बोला, अगर और भी कोई कर्ज शेष हो तो जहाँ मैं जानता हूँ उसके पास कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वह उसे चुका सके, इसलिए अब उसका पता लगाना। आपसे किसने कहा मैं कर्ज के लिए ही उनका पता लगा रही हूँ? इसके अतिरिक्त और क्या मतलब हो सकता है, जबकि ना तो वह आपको पहचानता है और ना आप उसे पहचानती है। वह मुझे पहचानते हैं और मैं भी उनको पहचानती हूँ। नरेंद्र हंसकर, वह आपको पहचानता है? यह बात सच है, लेकिन आप उसे नहीं पहचानती। मान लीजिए मैं अगर कहूँ भी कि मेरा नाम नरेंद्र है तो? विजया ने गर्दन हिलाकर कहा, तो मैं विश्वास करती हूँ और कहती हूँ कि यह बात बहुत दिन पहले ही आपको बता देनी चाहिए थी। फूंक मारकर रोशनी बुझा देने पर कमरे की दशा जिस प्रकार बदल जाती है, विजया के प्रत्युत्तर से पलक झपकते ही नरेंद्र का मुंह उसी प्रकार मलिन हो उठा। विजया ने कहा, अपना गलत परिचय देकर अपनी आलोचना सुनना और लुक छिपाकर आड़ से सुनना, दोनों ही काम क्या आपको एक जैसे नहीं लगते? मुझे तो लगते हैं, क्योंकि हम लोग ब्रह्म हैं। नरेंद्र का मलिन चेहरा स्याह पड़ गया। थोड़ी देर मौन रहकर बोला,
आपके साथ अनेक प्रकार की आलोचनाओं के साथ मेरी भी आलोचना अवश्य हुई थी, लेकिन इसमें मेरा कोई बुरा अभिप्राय नहीं था। मैंने सोचा था कि अंतिम दिन परिचय दे दूंगा, लेकिन दे नहीं सका। इससे आपकी कोई हानि हुई है क्या? पहले ही यह प्रश्न पूछ बैठने पर विजय के लिए उत्तर देना कठिन होता, लेकिन जो आलोचना एक बार शुरू हो जाती है वह अपनी झोंक में स्वयं ही कठिनाई को पार कर जाती है। विजय ने सहज ही उत्तर दिया, हानि तो कितने ही प्रकार की हो सकती है, लेकिन यदि हुई भी तो हो गई। अब आप उसका कोई उपाय नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस बात को जाने दीजिए। क्योंकि आपके अपने संबंध में कोई बात जानना चाहूँ तो क्या नाराज होऊंगा? नहीं। कहते ही शांत और निर्बल हंसी से उसका सारा चेहरा चमक उठा। इतने दिन इतनी बातचीत होने पर भी इस व्यक्ति का जो परिचय विजया को नहीं पाया, यह एक पल की हंसी ही वह परिचय दे गई। लगा जैसे उसका समस्त आंतरिक और बाह्य स्वरूप स्फटिक के समान स्वच्छ है। जिस व्यक्ति ने सब कुछ ही छीन लिया है, उसके सामने भी उसकी नहीं से है, और ठीक इसलिए लगता है कि वह उसकी ओर आंख उठाकर प्रश्न नहीं कर सकी। उसने गर्दन नीची करके पूछा, इस समय आप रहते कहाँ हैं? नरेंद्र बोला, दूर के रिश्ते की ही एक बुआ अभी भी जीवित है, उन्हीं के मकान में रहता हूँ। आपके संबंध में जो सामाजिक झगड़ा झंझट है, क्या उसे गांव के लोग नहीं जानते? जानते क्यों नहीं है? तब नरेंद्र थोड़ा सा सोचकर बोला, मैं जिस कमरे में रहता हूँ उसे ठीक तौर पर मकान के अंदर नहीं कहा जा सकता है, और शायद मेरी स्थिति जानकर कुछ दिनों के लिए उनके लड़के को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अधिक दिन ठहरकर उन्हें परेशान करने से काम नहीं चलेगा। खैर, आप यह बताइए कि आप मेरा पता क्यों लगा रही थी? पिताजी का और भी कुछ कर्ज निकल आया है, यही ना? उत्तर देने के लिए विजय ने उसकी ओर देखा, लेकिन हाँ या ना एक भी शब्द उसके गले से नहीं निकला। नरेंद्र ने कहा, पिता का कर्ज कौन नहीं चुकाना चाहता, लेकिन विश्वास कीजिए, अपने या पराये नाम से मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे बेच सकूं। केवल एक माइक्रोस्कोप है, उसे बेचने पर ही बर्मा जाने का खर्च जुटा सकूंगा। बुआ की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि वहाँ खाना पीना सह कहते कहते वह एकदम रुक गया। विजया की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुंह फिरा लिया। नरेंद्र बोला, अगर दया करे तो मैं पिताजी का बाकी कर्ज अपने नाम लिख कर दे सकता हूँ। भविष्य में चुका देने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप रास बिहारी बाबू से जरा सा कह देंगी तो फिर वह इस मामले को लेकर इस समय मुझे अधिक तंग नहीं करेंगे। तभी परेश ने आकर दरवाजे के बाहर से कहा, माँ जी, अम्मा कहती है समय बहुत हो गया है, महाराज से भात परोसने को कह दूँ? सामने की घड़ी की ओर देखकर नरेंद्र चौंक खड़ा हो गया और लज्जित होकर बोला, अरे 12 बज गए, आपको कष्ट हुआ? विजया ने आंखों से आंसू छिपाकर कहा, आप किसके लिए आए थे सो तो बताया ही नहीं। नरेंद्र जल्दी से बोला, उसे जाने दीजिए, और जाने लगा। आपकी बुआ का मकान यहाँ से कितनी दूर है? इस समय वहीं तो जाएंगे? नरेंद्र ने कहा, हाँ थोड़ी ही दूर है, लगभग 2 कोस। विजया हैरान होकर बोली, इस धूप में अब 2 कोस पैदल जाइएगा? पहुँचते पहुँचते 3 बज जाएंगे। सो बजने दीजिए, नमस्कार। कहकर नरेंद्र के पैर बढ़ाते ही विजया जल्दी से दरवाजे के सामने आ खड़ी हुई और बोली, आज आपको मेरा एक अनुरोध मानना होगा। इस समय बिना खाए आप किसी भी तरह नहीं जा सकते। नरेंद्र अत्यंत विस्मित होकर बोला, खाना खाकर जाऊंगा। यहाँ क्यों? इससे क्या आपकी जात चली जाएगी? प्रत्युत्तर में फिर वैसे ही शांत हंसी से उसका चेहरा चमक उठा। बोला, नहीं, संसार में अब यह भय मुझे नहीं रहा। इसके अतिरिक्त भगवान आज मुझ पर बहुत प्रसन्न है, नहीं तो इस समय वहाँ जाने पर खाने को क्या नसीब होता मैं ही जानता हूँ।